डायरेक्टर थे हमारे, तो उन्होंने कही कि हमको करीबन 40 पल्सर चाहिए ब्लैक। हाँ। उतनी सी टेरेस में आप ऊपर से 3-3, 4-4 पल्सर जंप करवा रहे हो। अच्छा। किसी की बाउंड्री टूटी, किसी के जीने टूटे, किसी की टेरेस क्रैक हो गई। आप बोलिए सर अभी हम उनसे बाइक निकलवा लेंगे। मैंने कहा लड़ाई झगड़े नहीं। उसने करीबन 40-45 लाख रुपए लगा दिया और वो लोग यहाँ से निकल गए। मेरे पैर पड़ के कह रहे हैं कि सर हमारा पैकअप करा दो, मुझे जाना है। उनका जो एक्टिंग का भूत था वो उतर गया। आज से 4-5 साल पहले तो गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती थी। ग्वालियर में है, ओरछा में है, खजुराहो में है, चंदेरी में है, भोपाल में है। फंस गए तो फिर निकल नहीं पाओगे। आप अगर उनकी खुशी देखते तो ऐसा लगता है जैसे 20 साल की सजा जेल से घाट के बाहर। आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन के साथ साथ मैंने कई प्रोजेक्ट में कास्टिंग का काम भी किया। फिर उस कॉन्फिडेंस के बाद फिर मेरी सेकंड फिल्म आई उफ़ ये कैसी आस की, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में 272 सिनेमा हॉल में एक साथ रिलीज करी। फर्क पड़ता है, उनकी साउथ की जितनी भी फिल्में रहती हैं 75% एक्शन मूवी रहती है। तो क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया ने बॉम्बे में जूनियर आर्टिस्टों की जिंदगी बचा ली। एक दिन में हजारों उतरते थे बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पे और हजारों सुसाइड करते थे। 15-20 साल पहले जो थिएटर प्ले होते थे वहां हमको गर्ल्स नहीं मिलती थी, बॉयज को ही गर्ल्स बनना पड़ता था। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में द हिडन वॉइस में। आज हमारे बीच मौजूद हैं अनुज श्रीवास्तव, जो बनने एक्टर गए थे, लेकिन कहते हैं कि जब प्रभु को कुछ और मंजूर होता है तो होता वही है जो वो प्रभु चाहता है। एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई गए, लेकिन वहाँ कुछ ही प्रोजेक्ट में वो काम कर पाए। फिर वो अपने शहर ग्वालियर वापस आए और ग्वालियर आके उन्होंने कई सारे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट किए, जिसमें लाइन प्रोड्यूसर का काम किया, डायरेक्शन का काम किया, खुद की मूवी बनाने का काम किया और राइटर का काम किया। और भी कई तरीके के प्रोजेक्ट हैं उन्होंने किए। आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में, उन्होंने इस सफ़र में क्या क्या परेशानियों का सामना किया। मिलते हैं अनुज श्रीवास्तव से। भैया आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद अनुज भाई। अनुज भैया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिल्म लाइन में आपका आना किस तरीके से हुआ? फिल्म लाइन में मुझे जाना ही नहीं था, सच्चाई ये है। क्योंकि जिस टाइम मैंने फिल्म लाइन में आने का सोचा था उस टाइम फिल्म शूटिंग ख़ासतौर से हमारे ग्वालियर में कोई नहीं जानता था। अधिकतर स्कूल टाइम पे क्या होता है कि प्ले होते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त को होते हैं। मैंने स्कूल में भी कोई प्ले नहीं किया। उस टाइम मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ था। लेकिन कॉलेज टाइम में एक एनुअल फंक्शन में मुझे मौका मिला। वहाँ से कह सकते हैं कि एक्टिंग की आत्मा मेरे अंदर आ गई। एक एक्टर की आत्मा जो है वो आपके अंदर आ गई। हाँ, अंदर आ गई। फिर मुझे लगा कि एक्टिंग करना अच्छा है, मज़ा आया मुझे। और फिर मुझे लगा कि ऐसे प्ले मैं बार बार करूँ। लेकिन प्ले स्कूल या कॉलेज में ही होते हैं। जब कॉलेज से बाहर निकले फिर ऐसा कोई चांस मिला नहीं। और उस टाइम ग्वालियर में भी ऐसे थिएटर प्ले वगैरह नहीं होते थे, या होते भी होंगे तो उस टाइम पे मैं ग्वालियर में सर्च नहीं कर पाया। फिर एक जुनून सा लगा मुझे कि कुछ करना है। अधिकतर लोगों के मुंह से सुनता था बॉम्बे गए और हीरो बन गए। मैं बॉम्बे गया। उस टाइम मेरी 18 साल की एज थी और बॉम्बे में करीबन मैं 6 महीने मैंने स्ट्रगल किया, तब जाके एक ऑडिशन में मैं पास हुआ। जब आपने बॉम्बे जाने का सोचा, विचार किया, तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे? घर वालों ने सपोर्ट किया या नहीं किया? तो आज से 15 साल पहले तो बहुत अलग खेल था। वही 15 साल पहले ये कंडीशन थी कि अगर घर पे बोल दिया कि एक्टिंग करनी है, बॉम्बे जाना है, तो पापा जी का जूता और डंडा तैयार था। वो तो तैयार था और वो इस फीलिंग्स को नहीं समझते थे, एक मजाक समझते थे। लेकिन फिर भी मैं जिद करके गया। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये था कि जो हमारे भारतीय पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो ये सोचते हैं कि एक्टिंग हो गया, कोई भी आर्टिस्ट हो गया, इसमें सिक्योर फ्यूचर नहीं है। ये डर जो है उस समय उनके मन में रहा होगा, जिस वजह से उन्होंने रोका। ये जो डर आज भी हर पेरेंट्स के अंदर है। और ये अपने वो बच्चों से नहीं कहते हैं कि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है। इनफैक्ट उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देते हैं। बेटा तुमने चेहरा देखा है अपना, उनको देखो और तुम अपने आप को देखो। हाँ, ये है कि मेरे फादर ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया। ठीक है भैया, तुम्हारी जिद है बेटा, जाओ। और मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में करीबन 5 से 6 महीने में मैंने कई ऑडिशन दिए। तब जाके एक साउथ का एक प्रोजेक्ट था, भोजपुरी, लाखा बंजारा।
उसमें मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर मिला तो मुझे लगा कि अरे वाह, अब तो लाइफ बन गई, अब तो बैक टू बैक काम आएंगे। और जब मैंने अपने फादर को, उस टाइम मोबाइल नहीं चलते थे, एक STD से कॉल लगाना पड़ता था लैंडलाइन पर, तब मैंने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि पापा ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा ठीक है भैया करो। फिर मुझे करीबन 7-8 महीने लगे सेकंड ऑडिशन में पास होने में। बस ये है कि उस टाइम मुझे ये लगा कि 11-12 महीने, 1 साल बॉम्बे में इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतने ऑडिशन देने के बाद मुझे सेकंड ब्रेक मिला, वो भी 2 या 3 मिनट का एक कैरेक्टर। और ये 10-11 साल आप दे चुके थे? 10-11 महीने, 10-11 महीने देने 10-11 महीने में करीबन 70 से 75 ऑडिशन देने के बाद सेकंड ब्रेक मिला, वो भी 2 या 2.5 मिनट का एक कैरेक्टर था। और उस इतने दिन अपनी जेब से पैसा खर्च किया। तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, और मैं आ गया वापस ग्वालियर आ गया। अब ग्वालियर आ गया तो अब आप समझ ही सकते हैं। एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो युवा अवस्था होती है तो लोगों का क्या, हम लोगों में एक उत्सुकता होती है कि मुंबई जाना मतलब एक सपने जैसा होता है, और उसमें भी एक्टिंग के लिए जाना है। जब हम वापस ग्वालियर आए तो वही दोस्त हैं, वही यार हैं, और उनको बताना कि, और कई लोग उस चीज़ का मजाक उड़ाने के लिए वही बन गए हीरो, इस तरीके के ताने जो हैं लोगों को सुनने को मिलते हैं। मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वही एक डर, एक जो डर है वो। मेरे फ्रेंड सर्कल थे, उन सब ने काफ़ी मजाक उड़ाया। हालांकि एक एक्टिंग करना एक अलग चीज़ होती है और एक्टर बनना एक अलग चीज़ होती है। मैं वहाँ एक्टर बनने नहीं गया था। हर कोई आज भी बॉम्बे में एक्टर बनने नहीं जा रहा, वो सिर्फ एक अच्छा आर्टिस्ट बनने जा रहा है। चाहे भले उसको एक फिल्म में या वेब सीरीज में या सीरियल में भले उसको 10 मिनट का कैरेक्टर मिले, लेकिन आर्टिस्ट का एक कैरेक्टर मिले। मैं उधर एक्टर बनने नहीं गया था, सिर्फ आर्टिस्ट बनने गया था। लेकिन सब लोगों, मतलब जितने भी मिलने जुलने वाले थे, सबका ये थॉट था कि बन गए हीरो। आ गए 1 साल में लौट के, तो बड़ा अजीब सा लगा। और फिर उस बैक जाना उसी पोजीशन में, अपन स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे, मेरा सेकंड ईयर था, और फिर यहाँ मतलब वो कंडीशन हुई कि ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, तो फिर वापस लग गए अपन अपनी पढ़ाई लिखाई में। जब पढ़ाई लिखाई में आप लग गए, फिर उसके बाद में शुरुआत आपने फिर से फिल्म लाइन में की। हाँ, फिल्म मेकिंग। ये मैं बताऊं तनुज भाई, ये सबसे मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ एक चमत्कार सा हुआ है। मुझे ऐसा फील होता है कि जाना कहीं था, पहुंच कहीं गया, वो वाला हिसाब हुआ। मैं एक्टिंग करना चाहता था, लेकिन मैं मायूस होकर लौट तो आया। लेकिन किस्मत ये थी कि उस टाइम पे हमारे भोपाल में शूटिंग होना स्टार्ट हुई जी। पहला प्रोजेक्ट था राजनीति, प्रकाश झा की फिल्म थी, और मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे जब पता चला कि MP में, भोपाल में शूट आ रहा है, और बॉम्बे नहीं तो चलो भोपाल तो जा ही सकते हैं। जब मैं भोपाल में गया तो मुझे शूटिंग की A से लेके Z कुछ नहीं मालूम था, A भी नहीं मालूम था। तो क्योंकि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से उसकी पढ़ाई नहीं की? कुछ नहीं किया। उनने कहा आप आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर होता क्या है। लेकिन मेरे संग और भी लोग थे। जब उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर, और फिर कहते हैं ना कि जब आपने कभी कोई बड़े लेवल की शूटिंग नहीं देखी तो सिस्टम में एंट्री करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें राजनीति में बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, मनोज बाजपेयी, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ। तो मैंने कि चलो ठीक है यार, करते हैं। नहीं हुआ तो कोई ऐसा थोड़ी कि जेल हो जाएगी, नहीं कर पाए तो मैं वो राजनीति में गया और भोपाल से काम किया। जबकि भोपाल भी मेरे लिए एक अनजान था, क्योंकि मेरा होम टाउन ग्वालियर है, भोपाल में कोई था नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने स्टार्टिंग करी, और उन प्रोडक्शन को भी मालूम था कि MP में हमारा पहला प्रोजेक्ट है, MP में कभी शूटिंग हुई नहीं है, जूनियर आर्टिस्ट जानते नहीं है कि शूटिंग होती क्या है, क्या उसमें उनका कंडीशन है, किस कंडीशन में उनको काम करना है। तो राजनीति मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैंने किया, और करीबन 90 दिन का शूट चला। तो 90 दिन कंटिन्यू एक शूटिंग में काम करना, और फिर अर्निंग अच्छी हुई तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। मेरे फादर, मेरी फैमिली में भी सबको लगा चलो ठीक है यार, कैमरे के पीछे ही जो काम मिल रहा है वो करो। तो इस तरीके से आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर राजनीति के बाद कहीं ना कहीं उसने आपकी आय को जोड़ा। तो
पेरेंट्स, हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि उनका बच्चा जो अच्छे तरीके से कमा ले। हाँ हाँ, जब आपने कमा के दिया तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करने लगे। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि चलो ठीक है, एक्टिंग नहीं, कैमरे के बैक में होके अपन काम करते हैं। फिर राजनीति के बाद कंटिन्यू काम आया, सत्याग्रह, आरक्षण, चक्रव्यूह, 4 से 5 मैंने लाइफ होके के सीरियल किए, क्राइम पैट्रोल, सावधान इंडिया, यहाँ तक मैंने आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम किया। लाइन प्रोड्यूसर बनना फिर एकदम से कैसे रहा? लाइन प्रोड्यूसर का ये हुआ कि जब मैं भोपाल में काम कर रहा था। मैं एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप ये थोड़ा सा और बताएं, लाइन प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअल में लाइन प्रोड्यूसर क्या होता है ये तो अब मुझे पता चला है, पहले मैं भी नहीं जानता था। मैंने अभी तनुज भाई आपको बताया कि मेरे संग एक मैजिक हुआ है। मैं जाना कहीं जाता था, पहुंच कहीं गया, वो वाला काम हुआ। मैं एक्टिंग के लिए बॉम्बे गया, वहाँ से आया, मेरा लक्ष्य समझो कि भोपाल में शूट आया, शूट पे मैं गया तो आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर बन गया। आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैंने करीबन 12 से 13 बड़े प्रोजेक्ट किए नेशनल। अब क्या हुआ कि जब एमपी की कैपिटल, जैसे एमपी में जो प्रोजेक्ट आए, आप भोपाल गए, अब ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को वो आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर का कार्य दे दें, तो वहाँ पे कोई आपकी जान पहचान थी या मुंबई के कोई ऐसे कॉन्टेक्ट थे जिन माध्यमों से आप वहाँ जान पहचान नहीं थी। एक्चुअल में हमारे एमपी में आज से 15 साल पहले कोई शूटिंग होती ही नहीं थी। जब कोई बॉलीवुड से पहला प्रोजेक्ट लेके आया तो उनके लिए ज़्यादा टेंशन थी कि हम एमपी में शूट कैसे करेंगे, क्योंकि शूटिंग सिस्टम कोई जानता नहीं है, कोई समझता नहीं है। मुझ जैसे और भी लोग थे, लेकिन मुझ जैसे जो लोग थे वो एक्चुअल में सिर्फ शूटिंग देखना चाह रहे थे। उनका बेसिक ये नहीं था कि मुझे ये काम करके मुझे आगे बढ़ना है, या इस तरह का अगर कोई वर्क आएगा तो मुझे आगे भी वो सिर्फ हीरो को देखने और शूटिंग को देखने। उनने उस लालच में उस सिस्टम के अंदर गए। मैं एक्चुअल में उस लालच में नहीं गया। मैंने कहा बॉम्बे में नहीं हो सकता है, भोपाल फिर भी हमारे ग्वालियर से नज़दीक है, चलो देखते हैं एमपी में शायद कुछ हो जाए। तो इस तरीके से मैंने 12-13 प्रोजेक्ट किए। अब 12-13 प्रोजेक्ट के बाद क्या हुआ कि जब एमपी में शूटिंग आने लगी, और एमपी में कैपिटल भोपाल में सब फैसिलिटी हैं, सब चीज़ें। हमारे ग्वालियर में तो उस टाइम फ्लाइट भी नहीं थी, इस वजह से भी ग्वालियर की लोकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता था। होटल नहीं थे, इसलिए भी रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर कहना नहीं चाहिए मेरा होम टाउन ग्वालियर है, लेकिन ग्वालियर चंबल वो एक बहुत बड़ा ट्रेडमार्क है। हाँ, इस नाम का। हाँ, इस नाम से भी बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्म शूटिंग वाले डरते थे कि यार चंबल में कौन जाएगा शूट करने, और वहाँ तो रिस्की है ये सब चीज़ें। तो मैंने फिर धीरे धीरे जो प्रोडक्शन का ऑलरेडी जो शूट चल रहा है भोपाल में, वहाँ मैं यहाँ की लोकेशन उनको दिखाता था मोबाइल पे कि सर ये हमारे ग्वालियर का है, ये ग्वालियर का लोकेशन। उनको बड़ा मज़ा आता था देखने में, कहते थे नहीं यार थोड़ा रिस्की है। और हमने एक टाइम सुना था ये फिल्म यतीम का शूट हुआ था ये अपने भिंड के आगे अटेर में, तो वहाँ कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गए कि वो फिर एक लास्ट प्रोजेक्ट था, उसके बाद तो वो चंबल क्या वो एमपी में कोई शूट आया नहीं उसके बाद। फिर धीरे धीरे लाइन प्रोड्यूसर का मतलब ये हुआ कि आप अगर लोकेशन दे रहे हैं तो फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हमारा पर डे का जो चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा अगर किसी कारण हमारा शूट रुकता है। तो ये कहीं ना कहीं लाइन प्रोड्यूसर में एक रिस्क बढ़ गया। मतलब जिम्मेदारी तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहीं ना कहीं इसमें पैसे भी हमको अच्छे मिलेंगे, लेकिन इसके साथ में रिस्क ये बढ़ गया कि जो भी शूटिंग हो रही है अगर वो किसी कारण बस रुकती है या कोई भी चीज़ होती है तो उसका आपको पे करना होगा। अब इस तरीके से मैंने कई प्रोडक्शन में ट्राई किया कि लोकेशन की फ़ोटो वीडियो बनाकर मैंने उनको भेजा। बड़ी हिम्मत करके एक प्रोजेक्ट ग्वालियर आने को तैयार हुआ, और तैयार हुआ भी तो कहाँ हुआ, भिंड के अटेर, वही जगह। मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि ग्वालियर में हो शूट तो इजीली अपन कर लेंगे, लेकिन वो लोकेशन भी उन्होंने सेलेक्ट करी तो वो प्योर अटेर। वो अटेर सेलेक्ट करी तो मेरे मुंह से मतलब मेरा दिल में ना था, लेकिन इतनी मेहनत करके कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो मैंने कि होगा सर, टेंशन मत लो आप, होगा। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था? रिवॉल्वर रानी। अच्छा, रिवॉल्वर रानी कंगना रनावत की फिल्म थी जी। और जब वो अटेर का प्योर मतलब फोर्ट किला, हाँ, वहाँ की लोकेशन हमने दी, बीहड़ की दी, चंबल की दी। और जब मेरी फैमिली में किसी को पता चला कि तुम इतना बड़ा आतंक करने जा रहे हो,
और कल को कोई बात हो गई तो क्या होगा। कहते हैं ना कि आपको सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है फैमिली से, और वो प्रोजेक्ट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। करीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था। डर भी लग रहा था और कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। लेकिन अब ग्वालियर में पहली बार कोई शूटिंग आ रही है तो हज़ारों की भीड़ थी कि हम टीम में काम करेंगे। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। और कहीं ना कहीं दिमाग में एक ये चीज़ हो जाती है कि हमें ग्वालियर के लिए कुछ करना है। ग्वालियर के लिए कुछ करना है। तो जब ग्वालियर में भिंड में जब पता चला कि जो बंदा इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है उसका होम टाउन ही ग्वालियर है, तो इस तरीके से ग्वालियर से मुझे मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। और भी ऐसे कई लोग थे, जब मैं उनके पास गया कि मैं पहला शूट लेके आ रहा हूँ, कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर ये शूट सक्सेस होता है तो आने वाले टाइम पे आगे और शूट आएंगे। तो फिर वो जब रिवॉल्वर रानी का प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो उसके बाद फिर तनुज भाई आपको ही मालूम है ग्वालियर में अब तो काम आ रहा है। ग्वालियर में है, ओरछा में है, खजुराहो में है, चंदेरी में है, भोपाल में है, और अब है ना ऑल एमपी में अभी भी एक साथ 3 से 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं बैक टू बैक। कहीं ना कहीं डायरेक्टरों का जो रुझान है वो हमारे एमपी की साइड में बढ़ा है, यहाँ की लोकेशन के लिए बढ़ा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट करना, या यहाँ की जो हमारी लोकेशन है उनका अच्छा होना? आज से 4-5 साल पहले तो गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती थी। अगर हम एमपी टूरिज्म की किसी लोकेशन को लेके परमिशन लेने जाते थे तो वो इतना रिस्पांस नहीं देते थे। अब इतनी शूटिंग जो आ रही है उसकी वजह है कि एक तो हमारी एमपी की गवर्नमेंट वो सब्सिडी दे रही है, एमपी टूरिज्म वो पूरे फुल सपोर्ट में है। आपने देखा होगा कि एमपी में ग्वालियर में स्टेट टाइम की जो बिल्डिंग है उनको खाली करके पर्यटक विभाग बना दिया है, और वही एक कारण है जो हमारे अब ग्वालियर में शूटिंग आने लगी। और शूटिंग आने लगी तो हमारे ग्वालियर में एक से एक होटल्स बनने लगे, रोजगार निकलने लगा। जो बॉम्बे में जाके स्ट्रगल कर रहे थे अब उन्हें बॉम्बे नहीं, वो भोपाल में भी जाके उनको काम मिलने लगा। ये है सब, ये सारी चीज़ें। आपने एक मूवी बनाई और कुछ एल्बम्स वगैरह बनाई, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो वो डायरेक्शन में घुसने का क्या कारण रहा? ये लाइन प्रोड्यूसर से पहले की बात है डायरेक्शन की। मैं भोपाल से मैंने स्टार्टिंग करी तो हमारे प्रकाश झा जी का एक प्रोजेक्ट था चक्रव्यूह, और वो नक्सली और आतंकवादियों के बीच का पूरी एक कहानी थी। तो मैं पचमढ़ी में शूट कर रहा था, और पचमढ़ी में शूट करने से पहले मेरा एक अच्छा खासा ग्रुप बन गया था। तो मैं पचमढ़ी में से गया तो मेरे पास यहाँ से आर्टिस्टों के कॉल पे कॉल आए कि सर हमें पचमढ़ी में बुला लो। मैंने कहा देखो 40 दिन की कंटिन्यूटी है, फंस गए तो फिर निकल नहीं पाओगे। और लगे फ़ोन पे फ़ोन। मैंने धीरे धीरे करीबन, बिलीव नहीं करोगे तनुज भाई, करीबन 150 से ऊपर आर्टिस्ट उधर पचमढ़ी में आ गए। किसी को मिलिट्री का किरदार निभाने को मिला, किसी को नक्सली का मिला, किसी को आतंकवादी का मिला। अब वो शुरू में तो शौक था कि भाई वो ईशा देओल को देखेंगे, अभय देओल को देखेंगे, अर्जुन रामपाल को देखेंगे, मनोज वाजपेयी को देखेंगे, शूटिंग देखेंगे, सब चीज़ें। इस जोश में तो वो आ गए, लेकिन 5 दिन के बाद जो उनकी हालत डाउन हुई उसके बाद तो ये कंडीशन थी कि वो जूनियर मेरे पैर पड़ के कह रहे हैं कि सर हमारा पैकअप करा दो, मुझे जाना है। उनका जो एक्टिंग का भूत था वो उतर गया। हाँ, मैंने कि भाई मैं तुम लोगों का पैकअप नहीं करा सकता, मैंने आपको नहीं बुलाया, आप स्वयं अपनी मर्जी से आए और अब तो पूरा शूट करना होगा। तो वो उन सब बेचारों ने बहुत मेहनत करी, और मुझे भी मालूम था कि आप फंस चुके हैं, क्योंकि नक्सली की ड्रेस, मई का महीना, इतना गर्मी, और वो इतना हैवी ड्रेस पहन के आप सुबह 5 बजे से कॉल टाइम है, शाम को 7 बजे तक शूट कर रहे हो 14 घंटे, और जब वो ड्रेसअप उनका चेंज होता था तो वो सीन देखने लायक था कि स्ट्रगल है कि ये मतलब उनको पनिशमेंट दिया गया है। वो मुझे भी अंदर से फील होता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं उनका पैकअप नहीं करा सकता था। जब 40 दिन के बाद हमारा फाइनल पैकअप हुआ तो यहाँ के जो 150 आर्टिस्ट पचमढ़ी में काम कर रहे थे, आप अगर उनकी खुशी देखते तो ऐसा लगता है जैसे 20 साल की सजा जेल से काट के बाहर कैसे आज़ाद हुए, कैसे आए। तो मैं पचमढ़ी से मैंने भी कहा कि चलो मैं भी 2 दिन में फ्री हो जाऊंगा, अपन सब साथ में चलते हैं। हाँ। तो वो 2 दिन अपने पचमढ़ी सब लोग घूमे, एंजॉय किया फुल। मैं अपना पेमेंट वगैरह सब पैकअप करके
तो हम लोग उधर से होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे और सब 150 आर्टिस्ट बैठे हुए थे। तो उन्होंने कि सर इसमें कभी डायलॉग नहीं मिलेंगे। मैंने कि डायलॉग मिलते हैं लेकिन इसी को तो स्ट्रगल बोलते हैं। सर क्राउड में ही काम मिलेगा। मैंने कि देखो क्या होता है कि गॉड गिफ्ट होती है, हर इंसान के अंदर एक गॉड गिफ्ट है, बस पहचानना है कि आपके अंदर गॉड गिफ्ट मिली क्या आपको। आप जबरन लगे कि आप या तो पहले ये डिसाइड करो कि आप शूटिंग देखने आए कि आपको कुछ करना है, किसको कुछ करना है। सब ने कि सर हम, अब भाई आपने शूटिंग देखी तो आपको ग्लैमर में आप डूब गए, आपको मालूम हो गया कि यार ग्लैमर क्या चीज़ है। मैं भी हीरो बनूंगा, मैं भी रणबीर कपूर बनूंगा, लड़कियां थी उनने कि मैं ईसा देओल बनूंगी, सब चीज़ें। मैंने कि भाई डायलॉग तुम्हें बोलना आती नहीं है। तो मैंने कि चलो ठीक है एक काम करते हैं। अच्छा मुझे भी थोड़ा सा खास तौर से क्या है कि अगर मैं पचमढ़ी शूट में मेरे साथ अगर आर्टिस्ट भोपाल के होते या अदर सिटी के होते तो शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा होम टाउन ग्वालियर और मेरे ग्वालियर के ही आर्टिस्ट मुझ पर ट्रस्ट करके उतनी दूर पहुँचे और 40 दिन की एक तरह से सज़ा काट के निकले वो, तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। तो हम लोग, आप मतलब तनुज भाई बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों की मीटिंग ऐसी चली कि हमारे सामने से 2 ट्रेनें निकल गई ग्वालियर की। हाँ कि मतलब उसी मीटिंग में, उसी मीटिंग में और बड़ी जोश के साथ मीटिंग चल रही। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अपन ही फिल्म बनाते हैं। तो उन्होंने कि सर अपन कैसे फिल्म बनाएंगे। मैंने कि बनाएंगे फिल्म, अपन लोग बनाते हैं। तो अब फिल्म बनाने के लिए तो मैंने बोल दिया, सब जूनियर खुश बढ़िया कि चलो अब सर फिल्म बना रहे हैं तो अपन तो डायलॉग बोलेंगे, सब चीज़ें करेंगे। मैंने कि 2 महीने की इसमें वर्कशॉप होगी एक्टिंग की और उसमें मैं स्टोरी तैयार करता हूँ। मैंने स्टोरी लिखी। अब स्टोरी कभी जीवन में लिखी ही नहीं थी, बात तो ये थी। बहुत मेहनत करके एक स्टोरी तैयार करी। अब स्टोरी तैयार करी तो डायरेक्शन कौन देगा। डायरेक्शन में ऐसे सीखा कि आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन के साथ साथ मैंने कई प्रोजेक्ट में कास्टिंग का काम भी किया। और जब कास्टिंग का काम किया तो बड़े बड़े जो नेशनल प्रोजेक्ट हैं उसमें जो डायरेक्टर थे उनके बैक साइड में अपन रहते थे, क्योंकि आर्टिस्ट अपने सीन में लगे हुए हैं। अब और आप वो किस तरीके से डायरेक्ट, हाँ, आप अगर डायरेक्शन सीखना चाहते हैं, आज आप पूना में कहीं जाके अगर डायरेक्शन की कोई क्लास भी लेते हैं तो वो आपको है ना थ्योरिकल पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाएंगे। वो मैंने प्रैक्टिकल देखा 14 से 15 प्रोजेक्ट में। जब मैंने देखा और बड़े बड़े भाई आप करण जौहर का एक प्रोजेक्ट था कलंक, आप लाइव देख रहे हो उसको, इससे बड़ी क्लास नहीं हो सकती। तो मैंने लाइव करीबन 17 से 18 डायरेक्टरों के साथ मैंने 15-20 दिन 1 महीने शूट पे रहा। तो वो सब सिस्टम मुझे समझ में आया। जो लोग किताबी ज्ञान मतलब एक तरीके से बोले पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने ज़मीनी स्तर पे उसको पढ़ा, ज़मीनी स्तर पे देखा और उसको सीखा। तो मैं कहीं ना कहीं अगर मैंने डायरेक्शन दिया तो इसका पूरा क्रेडिट आज भी मैं कहता हूँ कि उन लोगों को जाता है जो मेरे संग पचमढ़ी गए थे। उन लोगों के लिए मैंने कुछ किया। अच्छा डर मुझे भी लग रहा था कि यार फिल्म तो बना रहे हैं, पता नहीं कैसी बनेगी, डायरेक्शन तो दे रहे हैं, पता नहीं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मैं तो भाई मैं आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर था, मुझे तो कैमरे का नाम तक नहीं मालूम था कि कैमरे होते कैसे हैं। अब वो डायरेक्शन दिया और वो पहली फिल्म निकल के आई, जब वो 12 सिनेमा हॉल में लगी तो वो मेरे लिए आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं वो न्यूज़पेपर आज भी देखता हूँ या उस टाइम के फोटोग्राफ देखता हूँ तब लगता है कि हाँ यार ये मेरा ही काम था। नहीं तो अभी भी मुझे लगता है कि वो सपना था। मतलब 12 सिनेमा हॉल में रिलीज हुई और ग्वालियर और मुरैना में 7 दिन हाउसफुल चली। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस फिर आया। फिर उस कॉन्फिडेंस के बाद फिर मेरी सेकंड फिल्म आई उफ ये कैसी आस की, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में 272 सिनेमा हॉल में एक साथ रिलीज करी। और मैं मतलब उन्हीं को थैंक्स बोलता हूँ कि हमारे सलमान खान हैं जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर, उनके माध्यम से रिलीज़ हुई, जो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था क्योंकि मेरी फिल्म में कोई चेहरा नहीं था। सारे लोकल आर्टिस्ट ग्वालियर के कलाकारों को लेके मैंने लीड भी जो दिया था वो ग्वालियर के ही कलाकार, वो भी ग्वालियर का था। तो उस फिल्म में ग्वालियर के ही कलाकार लिए। जब हम फिल्म लेके गए तो हमसे ये पूछा गया इसमें चेहरा क्या है। तो मेरे लिए वो भी एक ना बड़ा टेंशन वाला सब्जेक्ट था कि यार फिल्म तो बना ली मैंने 1.5 करोड़ की, अब इस फिल्म को मैं लेके कहाँ जाऊँगा। तो हमारे इंदौर से हैं, हमारे एमपी के हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं चौकसे जी, जो एमपी में सलमान खान की पर्सनल मूवी वो रिलीज करते हैं। और एमपी में जब मैंने उनको वो फिल्म दिखाई
तो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि क्या था क्या नहीं था, उनने कि मैं रिलीज़ करूँगा इस फिल्म को, और मैं राजस्थान में भी रिलीज़ करवाता हूँ। तो मेरे लिए बहुत मैजिक ही था कि कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा थी। वो जो मतलब जो एक्टर बनने से रोका गया था वो इसीलिए रोका गया था कि आप और लोगों के लिए भी कार्य कर सकें। और लोगों की, क्योंकि क्या है कि अगर आप एक्टर बन जाते तो सिर्फ आप अपने लिए जीते। जब आप मेरे संग तनुज भाई क्या हुआ कि आपने देखा होगा कंपटीशन की बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें कुछ लोग अपर कलेक्टर आईएएस बन पाते हैं, और जो नहीं बन पाते हैं वो खुद कोचिंग खोल के बैठ जाते हैं। वही सेम केस मेरे साथ हुआ। मैं अपनी फिल्म में भी एक्टिंग कर सकता था, हाँ, लेकिन मेरे लिए ये चैलेंज था कि अगर मैंने एक्टिंग में अपना ध्यान लगाया तो शायद ये डायरेक्शन डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैंने वही कहा, मेरे संग चमत्कार हुआ, मैं जा कहीं रहा था पहुंच कहीं गया। ऐसा भी कभी आपके साथ में हुआ कि जब हम किसी के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, उसके लिए हम अच्छा सोचते हैं, चीज़ें करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, और फिर जाके अलग अलग तरीके से बातें करना, चीज़ें करना, इस तरीके का भी कभी सामना किया? इस तरीके तो कई सामने हुए हैं तनुज भाई, और ये तो फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत आम बात है, आम बात है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जितनी भी फिल्में आई हैं प्रकाश जी की, उनके संग अजय देवगन काम करते थे, और राजनीति में एक छोटा सा कैरेक्टर देने के बाद उनसे अनबन हो गई। रोहित शेट्टी, उनकी हर अधिकतर फिल्म में अक्षय कुमार रहते हैं, लेकिन अब उनका तो ये जब बड़े लोगों के बीच में हो रहा है तो हमारी तो स्टार्टिंग, और मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं आज, जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे फादर हैं, मेरे फादर बीमार हुए तो मेरा 2 साल का ब्रेक हुआ। 2 साल का ब्रेक हुआ तो आर्टिस्ट घर पे नहीं बैठेगा, उससे तो काम चाहिए। मेरी जगह कोई और दिखा, वहाँ चला। और मैं इस चीज़ में बुराई भी नहीं मानता। अगर मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, आप 50 बार आएंगे, क्योंकि मैं आपको आपके काम का पेमेंट करूँगा। तो मैं अपने आर्टिस्टों से किसी से नहीं कहता, चाहे वो मेरा कैमरामैन हो, चाहे मेरा वो एडिटर हो पर्सनल, मैं किसी से नहीं कहता आपको काम मिल रहा है आप काम करो, उससे बेटर मेरे पास काम आएगा मैं काम करूँगा। हालांकि अब मैंने ये सब चीज़ें अब थोड़ा कम कर दिया है। अब मेरा बेसिक जो है काम वो लाइन प्रोड्यूसर का है, वही मैं काम कर रहा हूँ 1 साल से करीबन, और आगे देखते हैं। ग्वालियर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया जो साउथ का था, इंडियन 2, उसमें आपकी क्या भूमिका थी और उस प्रोजेक्ट को करने में क्या क्या परेशानियां आई? क्योंकि जब हम बात करें इंडियन सिनेमा की तो वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह का जो है, डायरेक्टर भी जो है वो हिंदी बोल लेते हैं, चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन जब हम साउथ की साइड जाते हैं तो वहाँ लैंग्वेज का बहुत बड़ा अंतर होता है, और वहाँ का जो विजन है वो बिल्कुल इंडियन सिनेमा से अलग है, सोचने का तरीका, करने का तरीका। तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा और बहुत लंबे समय बाद वो रिलीज हुआ। तो साउथ के 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो इंडियन 2 जी, और उससे पहले मेरा एक प्रोजेक्ट था मनी रत्नम का पुनियन 11 जी। ये दोनों ग्वालियर में शूट हुए। तो उनकी लैंग्वेज से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बताऊं। फ़र्क पड़ता है उनकी साउथ की जितनी भी फिल्में रहती हैं 75% एक्शन मूवी रहती हैं। तो मनी रत्नम का शूट हुआ, अच्छा शूट हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। इंडियन 2 का जो शूट हुआ, तो इंडियन 2 में उन्होंने हमसे एक ऐसी लोकेशन मांगी जो गली हो पतली पतली, जैसे कि आपने देखा होगा फिल्म गजनी में जी, पतली गली हो, क्लाइमैक्स हो, घरों की जो टेरेस है वो नीचे हो, टेरेस आपस में चिपकी हुई हो। हमने खूब लोकेशन देखी, हमें नहीं मिली। लास्ट मोमेंट पे हमको लोकेशन मिली ग्वालियर का सेवा नगर, शायद आपने भी देखा जी, होगा। बिल्कुल देखा हुआ है। और ख़ास तौर से वो पूरा मॉडर्न एरिया, हमने जगह फाइनल कर ली। वहाँ के सभी मॉमडन्स भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमको पूरा फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, ग्वालियर के आप हैं, ग्वालियर में अगर शूट हो रही है तो हमारे तो सेवा नगर का नाम होगा। तो सब चीज़ें हो गई। अब जब शूट पे पहुँचे तो डायरेक्टर थे हमारे, तो उन्होंने कही कि हमको करीबन 40 पल्सर चाहिए ब्लैक।
अब उस टाइम पे पल्सर ब्लैक मिलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि उस समय पल्सर का एक अपना वो था, क्रेज था। पल्सर होना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती मतलब थी। मेरी टीम में जितने लोग काम कर रहे थे उन्हीं के पास 80 से 90% निकल आई। हाँ अब उनने तो जोश में कहती सर हमारी पल्सर दे दो, हमारी पल्सर दे दो, हमारी पल्सर दे दो। अब कहते हैं ना कि स्टार्टिंग है, आपको हर प्रोजेक्ट एक नई चीज़ सिखा के जाता है। साउथ वाले थे तो हमने कही ठीक है सर, ये खड़ी हुई है 40 पल्सर, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। और उनने किया वो टेरिस में बाइकें चलेंगी, तो अब टेरिस में बाइकें चलेंगी तो हमारी तो टीम इस बात से खुश थी कि जैसे मौत के कुएं को देखेंगे अपन एक एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ। लेकिन मुझे ये टेंशन हुई कि बाइक छत पे चलेंगे, वो हमारे मास्टर आए हैं और क्लाइमैक्स करेंगे वो शूट और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ऐसा ऐसा ये सब करा। ठीक है भैया। अच्छा, वो जब सीन चल रहा था तो पूरी यूनिट को सेवानगर से बाहर बेस पे कर दिया था। हाँ। और घर वाले और सेवानगर के जो लोकल लोग थे वो बड़े खुश। हाँ। कि अरे हमारे यहाँ से तो कमल हसन सर बाइक पे निकलेंगे, जी हमारा तो साउथ तक जाएगा। मतलब देखो, जहाँ का भी शूटिंग नहीं होती है उनका माइंड वही अलग रहता है। सही बात। सब चीज़ें हो गई, अब शूटिंग हो गई, मज़े की बात तो नहीं भाई। और उस दिन लास्ट डे था, अब शूट होके आए तो मुझे तो एक टेंशन रहती है कि भाई साउथ के मुझे सबसे पेमेंट करना है, सबका पेमेंट क्लियर करके और फिर आगे का इनका सब देखना है। तनुज भाई बिलीव नहीं करोगे, वो पैकअप होने के बाद टीम होटल तक नहीं पहुंच पाई। हाँ। और मैं भी होटल तक नहीं पहुंच पाया और पूरा सेवानगर ने मुझे पकड़ लिया। आपको? वो मेरा एक्सपीरियंस है जो अभी तक है। हाँ। अब क्यों पकड़ा भाई, एक मतलब उधर आप एक उधर सेवानगर में शायद मेरे ख्याल से 500 से 600 स्क्वायर फुट से बड़ा मकान किसी का नहीं है। हाँ। उतनी सी टेरेस में आप ऊपर से 3-3 4-4 पर्सन जंप करवा रहे हो। अच्छा। किसी की बाउंड्री टूटी, किसी के जीने टूटे, किसी की टेरिस क्रैक हो गई, और वो मतलब ये समझो कि वो 2.5 से 3 करोड़ का मेरे ऊपर फट रहा था नुकसान। मतलब नुकसान के वो तो आपको देना पड़ेगा, हम तो आपको जानते हैं और आपके कहने पे हमने परमिशन दी थी, हमारा इतना नुकसान हुआ है, ये हुआ। तो वो तो ये समझो कि वो प्रोजेक्ट हमने लड़ के पूरा किया। फिर उसके बाद में मतलब किस तरीके से समझाया उनको? उस प्रोजेक्ट में हमको डायरेक्टर को पकड़ना पड़ा। हाँ। और वहाँ की लोकेशन की पूरी वीडियो बना के लाए, और सबकी बाइकें डैमेज हो गई जो जोश में दी गई थी, जिन्होंने जोश में दी थी उनकी बाइकें डैमेज हो गई। वो मेरी टीम वाले थे। अब एक आध की बाइक डैमेज हुई हो तो चलो वो मैं देख लूंगा, अब तो 40 बाइक है। अब उनको अपनी बाइकें ही समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी नंबर प्लेटें चेंज कर दी थी उन लोगों ने कि सर मेरी बाइक कौन सी है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। उसमें 40 में क्या हुआ कि 25 बाइक उनने एक ग्रुप की कर दी थी। हाँ। भाई उसमें कोई सीन होगा अलग अलग ग्रुप का, तो ये और बाकी 15 बाइक उनने दूसरे ग्रुप की कर दी, तो आगे के मडघाट वडघाट सब चेंज करके। अब वो मेरे लिए इतना टेंशन का पल था कि मेरी टीम ही मुझे नहीं निकलने दे रही कि सर बाइक दे दो आप बोलिए सर, अभी हम उनसे बाइक निकलवा लेंगे। मैंने कहा लड़ाई झगड़े नहीं, सब मिलेगा सब मिलेगा। इनकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करता या इनको मैं समझा के बिठाता जब तक, तो पूरा सेवानगर आ गया। अब उधर सेवानगर आ गया तो मेरे को लगा कि कहीं ये लोग नहीं निकल जाएंगे, रात की फ्लाइट है। हाँ। तो वो मेरे लाइफ का इतना टेंशन वाला पल था कि वो अभी तक नहीं भूलता। और उसके बाद कहते हैं ना कि हर प्रोजेक्ट में आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो अब उस प्रोजेक्ट के बाद मुझे ये सीखने को मिला कि फिर उसके बाद जब मैंने कलंक प्रोजेक्ट किया, या जितने भी प्रोजेक्ट किए, फिर वो सब एग्रीमेंट पे काम करने लगा मैं। पहले मुंह जवानी विश्वास पे काम हो जाता था। विश्वास पे। अभी भी ग्वालियर में कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो बाद में होता है। आपको याद होगा तनुज भाई, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, अपने ग्वालियर फोर्ट पर शूट हो रही थी, अभय देओल और बिपाशा बासु की थी। जी जी। तो उस फिल्म में जो लोकल का लाइन प्रोड्यूसर था वो ग्वालियर में पहली बार आई, और है ना कुछ अंग्रेजों के सीन थे उसमें। तो वो, मैं उस बंदे का नाम नहीं ले रहा, वो बंदा इतना क्रेज हो गया कि उसने अपना कही कि अरे अब तो मैं हूँ सब चीज़ें, और उसने करीबन 40-45 लाख रुपए लगा दिया, और वो लोग यहाँ से निकल गए। और वो आज तक बैठा हुआ है। तो धीरे धीरे जब आप काम करते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि हमको किस तरह के एग्रीमेंट करने चाहिए। अब वही चीज़ है, मैं लाइन प्रोड्यूसर का काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम है लोकेशन दिखाना, पसंद आने पे उसकी परमिशन दिलाना, और परमिशन दिलाने पे
वो तो आप जो समझो कि जब शूटिंग आती है तो हमें लड़की वाले बनना पड़ता है सीधे से, उनके स्वागत सत्कार सारा बारातियों करना का पड़ता कैसे है। स्वागत करना है आपको, उनको कैसे रखना है, क्या है, उनको खुश करके विदा करना है, वो है ये लाइन प्रोड्यूसर का काम है। जो आज का युवा है वो फिल्म में काम करना चाहता है, अपना नाम करना चाहता है, तो क्या ऐसे माध्यम है जिससे वो अपनी पहचान बना सके और उसको क्या क्या चीज़ों पे वर्क करना ज़रूरी है? मैं अब ये समझता हूँ तनुज भाई के अब बहुत आसान हो गया है। मैं वही बात कर रहा हूँ, 15-20 साल पहले कुछ नहीं था। 15-20 साल पहले जो थिएटर प्ले होते थे वहाँ हमको गर्ल्स नहीं मिलती थी जी, बॉयज़ को ही गर्ल्स बनना पड़ता था। और आज आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम में चाहे यूट्यूब में कितनी रीलें बन रही हैं और किस लेवल की रीलें बन रही हैं, तो वो सब चीज़ें आसान हो गई। सेकंड चीज़, उस टाइम पे केवल फिल्म चलती थी और फिल्म ऐसी चलती थी कि अगर कोई सुपर डुपर हिट हुई तो वो 50 या 100 दिन चलती थी फिल्म। और आज फर्स्ट डे से आंकड़ा निकाला जाता है कि 25 करोड़ का बिजनेस किया कि 30 करोड़ का बिजनेस किया। उस टाइम पे ये बहुत टफ था। अब इसलिए टफ नहीं है कि अगर आपको फिल्म में ब्रेक नहीं मिल रहा है तो क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया ने बॉम्बे में जूनियर आर्टिस्टों की ज़िंदगी बचा दी। आप देखो क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया, ऐसे कई एपिसोड आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे कलाकारों को काम मिल रहा है, उनका टैलेंट, उनका हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। OTT के शुरू में स्टार्टिंग में 1-2 प्लेटफॉर्म निकले, आज करीबन 50 से ऊपर प्लेटफॉर्म है जो आप भी खुद का एक प्रोजेक्ट बना के आप OTT पे रिलीज कर सकते हो। तो उस वहाँ पे आपको काम मिल रहा है। पहले कंडीशन ऐसी थी कि आपने शायद सुना होगा कि बॉम्बे में कितने आर्टिस्ट जाते थे आर्टिस्ट बनने के लिए, और जब वो कामयाब नहीं होते थे तो एक दिन में हजारों उतरते थे बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पे और हजारों सुसाइड करते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि आर्टिस्टों ने अपनी साइकोलॉजी चेंज कर दी। साइकोलॉजी चेंज कैसी कर दी कि आप ब्रेक नहीं दोगे मैं आपको ब्रेक दूंगा, आप ब्रेक नहीं दोगे मैं खुद ही फिल्म बना दूंगा, आप ब्रेक नहीं दोगे मैं खुद ही प्रोडक्शन खोल लूँगा। अब साइकोलॉजी ये चेंज हो गई। कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड आने से ये बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है। हाँ, यूट्यूब पे देखिए वही मतलब अब व्यक्ति पहले, आज की डेट में अगर हम बात करें तो खुद के चैनल बना लेते हैं लोग। अगर आप में स्किल हैं, आप एक्टिंग अच्छी करते हैं, आप डांस अच्छा करते हैं, आप सिंगिंग अच्छी करते हैं, आप कोई भी चीज़ में महारत हासिल रखते हैं, तो आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ज़रूरी ये नहीं है कि फिल्म में ही काम करें, आप खुद की सोशल मीडिया पे आजकल लोग अपने टैलेंट की वीडियो बना के डालते हैं। वही कह रहा हूँ तनुज भाई, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले और अब में इतना अंतर है कि चाहे वो सिंगर हो, चाहे डांसर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, वो वेट नहीं कर रहा कि आप मुझे ब्रेक दो। वो सिर्फ 1 या 2 बार चांस लेगा। आप नहीं दोगे ब्रेक, हम अपना खुद का चैनल बनाएंगे, हम अपना खुद का टैलेंट हम दिखाएंगे। और ऐसे बहुत से लोग चैनल बना के अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं। जैसे लोग पहले फिल्म तो बना लेते थे लेकिन उसको बेच नहीं पाते थे, या बोले रिलीज करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती थी, क्योंकि माध्यम सिर्फ एक ही था, वो था आपका सिनेमा। OTT के बाद में छोटे छोटे जो तमाम प्लेटफॉर्म जो आए हैं उससे ही कहीं ना कहीं इस गैप को कम किया है। और जो खासकर से युवा है वो इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इतने अच्छा टैलेंट निकल कर आ रहा है, हम देखते हैं कि और आसानी से वो रिलीज़ हो जाती हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकला है, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो डायरेक्शन की फील्ड में जाना चाहता हो, चाहे एक्टिंग के, चाहे डांस। ऐसे डांस को लेके कितने लोगों ने चैनल बना रखे हैं, सिंगिंग को लेके कितने लोगों ने चैनल बना रखे हैं। तो अब आज की डेट में कलाकार वो ब्रेक का वेट नहीं करता। आप देते हैं ठीक है, मैं 5-6 महीने दूंगा, नहीं है तो मैं अपना खुद का चैनल बनाऊंगा। और बहुत लोग काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया में जाने कितने सैकड़ों चैनल बन गए हैं, हज़ारों लाखों की तैयारी में, कि आप जब मोबाइल खोलें तो आपको रोज़ नए कुछ ना कुछ मिलेंगे और अच्छा खासा वो पैसा भी कमा रहा है।